जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं आज की ज्योग्राफी की 6th नंबर की क्लास। आज मैं आपको स्टूडेंट कराऊंगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इससे पहले स्टूडेंट हम हिमालयी भारत की नदियों को अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिन्हें हमने 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा था। फर्स्ट था सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा गंगा नदी तंत्र, और फिर स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कितनी हैं और वो कहाँ कहाँ से होकर निकलती हैं और कहाँ कहाँ पर जाकर वो गिरती हैं, इन सब के बारे में स्टूडेंट आज मैप से समझेंगे एकदम सरल तरीके से। अगर स्टूडेंट आप मेरे रिवर की क्लासेस को देखते हैं, जो कि मैंने 3 पहले भी लिए, आज ये अपनी 4th नंबर की क्लास है, तो स्टूडेंट चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहां पर नदियों का टॉपिक है, चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे फिर किसी भी मतलब वर्ल्ड का कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर भाई नदियों से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका अगर आप ये क्लासेस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की एक प्यारे से कोट के साथ। तो स्टूडेंट ये कोट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। उनका ये कोट मुझे काफी पसंद है, जो कि है कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, मतलब कि सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं स्टूडेंट जो हमें नींद ही ना आने दे। तो हमारे सपने ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट, अपने सपनों के प्रति आपको इतना इतना आप में उत्साह, इतना अपना आप में साहस होना चाहिए, उसे पाने की इतनी जिद होनी चाहिए अपने सपने को कि आपको स्टूडेंट नींद ही ना आए। आपको दिन रात कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपको क्या दिखना चाहिए, अपनी सक्सेस सक्सेस सक्सेस। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस स्टूडेंट, उसके लिए आपको खुली आंखों से सपने देखने पड़ेंगे। रात को नहीं देखना है कि सो गए और सपना देख रहे कि भाई आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, या एसडीएम बन गए, या डीएसपी बन गए। तो ऐसे आपको सोते हुए सपने नहीं देखने, अपने सपनों को आपको खुली आंखों से देखना है। और उनके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको दिन रात करके मेहनत करनी है, ताकि आप अपना जो सपना है उसको जल्द से जल्द अचीव करें। और सिर्फ जो कभी कभी आप ड्रीम में देखते हैं ना, कि सोते हुए देखते हैं कि भाई हाँ लाल बत्ती की गाड़ी होगी, ऐसे राज होंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो स्टूडेंट उनको आपको क्या करना है, उनको आपको हकीकत में बदलना है। और वो कब होगा, जब आप दिन रात अपने सपने के प्रति ईमानदार रहेंगे और अपने सपने के प्रति क्या करेंगे, दिन रात स्टूडेंट लग के मेहनत करेंगे। क्योंकि आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे आपका कोई सा भी टारगेट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार करने का टारगेट हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल का जो भी आपने टारगेट बनाया कि भाई आपको यूपी पीसीएस करना है, मतलब एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, या आपको एमपी पीसीएस करना है, या आपका आरएएस का टारगेट है, या फिर आपका बीपीएससी का टारगेट है। तो स्टूडेंट आपको ये लेके चलना है कि भाई अपने को आर या पार का मामला रखना है, कि भाई अपने को इस बार ही एग्जाम को क्रैक करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास इसी मोटिवेशन कोट के साथ। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। क्या स्टूडेंट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले भी मैंने बताया है कि भाई प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट पहले ही आपको ये पता होना चाहिए, प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट किसी को भी प्रायद्वीपीय इसलिए कहा जाता है जो पार्ट उसका तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। अब जैसे भारत का है, भारत का स्टूडेंट जो दक्षिण का पार्ट है ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और स्टूडेंट दक्षिण में हिंद महासागर। तो जो पार्ट्स तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मतलब कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और मैप से समझेंगे। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको कक्षा में अंत तक जुड़े रहना है। अगर आप कक्षा में अंत तक जुड़े रहेंगे तो जो आज से पहले आपने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कई बार पढ़ी होगी और कई बार आप भूल भी चुके होंगे, लेकिन स्टूडेंट आज मैं आपको ऐसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां समझाऊंगी कि अगर आप धैर्यपूर्वक ये क्लास को देखते हैं तो कभी भी आप नदियों से क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। आपको आज की क्लास में एकदम से सारी नदियां क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट पहली नदी की बात करते हैं प्रायद्वीपीय की, जो कि है लूनी नदी। क्या है स्टूडेंट, लूनी नदी। अब स्टूडेंट ये नदी कहाँ से निकलती है, तो स्टूडेंट ये आप ध्यान में रखेंगे, लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलकर, क्या स्टूडेंट, लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलकर
कच्छ के रन में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। स्टूडेंट लूनी नदी से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट लेवल पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, क्योंकि ये नदी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है, ऐसे पूछ लेंगे भारत की कौन सी ऐसी नदी है, या ऐसे पूछ ले कि प्रायद्वीप या भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट, आप लगाएंगे कि भाई ऐसी नदी मैडम ने बताई थी लूनी है। अब स्टूडेंट जो लूनी नदी है ये आप ध्यान में रखेंगे, ये कहाँ से निकलती है, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ये निकलती है अरावली पर्वत से। कहाँ से स्टूडेंट, अरावली पर्वत से ये नदी निकलती है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो लूनी नदी है ये इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, उद्गम भी वही होता है कि भाई जो लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है। आपसे लूनी नदी का उद्गम पूछ लिया जाए या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आप क्या लगाएंगे, भाई लूनी नदी निकलती है स्टूडेंट अरावली पर्वत से। कहाँ से स्टूडेंट, लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से, और कहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनता है कि लूनी नदी कहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे कच्छ के रन में। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये कच्छ का रन कहाँ पर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए चलो ये आप मुझे बताना कि कच्छ का रन, क्या जो कच्छ का रन है वो राजस्थान में है या गुजरात में, इसका आंसर मेरे सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप क्या बताएंगे कि कच्छ का रन कहाँ पर है, राजस्थान में है या गुजरात में। तो आपको ये मैं बता देती हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो लूनी नदी है ये कहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है, तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट, आप लगाएंगे कि भाई कच्छ के रन में जाकर जो लूनी नदी है, प्रायद्वीप भारत की ये नदी है, ये कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। और आप आंसर क्या देंगे, आप ये मुझे बताएंगे कि जो कच्छ का रन है वो राजस्थान में है या गुजरात में। मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भाई कच्छ का रन ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर आप सभी जब भी ये वीडियो को देखेंगे तो तब मेरे को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, फिर मैं अगली क्लास में उन बच्चों का नाम लूंगी और ये जानकारी मुझे भी हो जाएगी कि भाई कच्छ का रन कहाँ पर है या कौन से राज्य में कच्छ का रन पड़ता है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बनता है लूनी नदी से, ये पूछते हैं कि भाई जो लूनी नदी है इसकी खासियत क्या है। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखें, लूनी नदी की खासियत ये है, ये जो नदी है स्टूडेंट ना तो ये किसी नदी में मिलती है, ना ये कहीं सागर में मिलती है, ना महासागर में मिलती है, ये क्योंकि ये विलुप्त हो जाती है। जब ये कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है तो ये ध्यान रखें, ये जो लूनी नदी है ना तो किसी सागर में मिलती है, ना किसी नदी में मिलती है, और ना किसी महासागर में मिलती है। बस ये ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो आप क्या लगाएंगे, भाई ऐसी नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी है, प्रायद्वीप भारत की लूनी नदी ऐसी नदी है। अब ये ध्यान में रखेंगे। एक स्टूडेंट और है कि जो लूनी नदी है, इसको स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि लूनी नदी किस नाम से प्रसिद्ध है, लूनी नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट इसको लूनी नदी को लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे लूनी नदी के बारे में। अब स्टूडेंट अरावली पर्वत के बारे में भी बता देती हूँ, स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, जो अरावली पर्वत है स्टूडेंट, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। जो स्टूडेंट अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। सबसे ओल्डेस्ट अगर आपसे पूछ ली जाए पर्वत श्रृंखला कौन सी है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टेट लेवल मतलब यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला बताइए। अरावली 3-4 और ऑप्शन में थे, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे स्टूडेंट अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये चीज स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है, लूनी को कहा जाता है, तो स्टूडेंट आप लगा के आएंगे कि भाई रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है लूनी नदी को। किसको कहा जाता है, लूनी नदी को। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं लूनी नदी के बारे में। अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई जो लूनी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे अरावली पर्वत से निकलकर ये कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई जो लूनी नदी है इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, तो आप लगाएंगे अरावली पर्वत।
सेकंड कैसे क्वेश्चन बनेगा, सेकंड बनेगा कि भाई जो लूनी नदी है ये कहाँ पर जाकर विलुप्त, ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है, स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो आप क्या लगाएंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लूनी नदी कहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई कच्छ के रण में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन कैसे बनता है स्टूडेंट, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रेगिस्तान की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो भी आप क्या लगाएंगे, तो भी आप लगाएंगे लूनी नदी। अब देन स्टूडेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लवन नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो लवन ला से ही लवन है और ला से ही है लूनी नदी, तो भी आप क्या लगाएंगे, लवन नदी। जो लूनी नदी है, लूनी नदी को स्टूडेंट लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और इस नदी की अगर खासियत पूछ ली जाए तो आप ध्यान में रखेंगे, ये स्टूडेंट जो नदी है ना किसी नदी में जाकर मिलती है, ना किसी सागर में मिलती है जाकर, ना किसी महासागर में जाकर ये नदी मिलती है, क्योंकि ये नदी क्या हो जाती है, ये नदी कच्छ के रण में जाकर स्टूडेंट क्या हो जाती है, ये नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये चीज आप लूनी नदी के बारे में ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है, लूनी नदी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, जहाँ जहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपको समझा दे कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी इनके बारे में बता दी, क्या पता अगली बार स्टेट लेवल पीसीएस में कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप ये चीज़ें इसके बारे में ये फैक्ट्स जान लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका लूनी नदी से नहीं जाएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं अमरकंटक की। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई वह स्थल बताइए जहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशाओं में निकलती है, वह स्थल बताइए जहां से 3 नदियां 3 अलग दिशाओं में निकलती है। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, वह स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। क्या ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, अमरकंटक ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट अमरकंटक स्थल से 3 नदियां 3 दिशाओं में निकलती है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये 3 नदियां कौन कौन सी है, तो स्टूडेंट मैप से जानेंगे इनको। पहली है सोन नदी, फिर है नर्मदा, और स्टूडेंट थर्ड नदी है महानदी। अब स्टूडेंट ये 3 नदी हैं, ये अमरकंटक से निकलती हैं और 3 दिशाओं में निकलती है। अब ये तीनों नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, मतलब ये तो पता चल गया भाई छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से निकलती है। अब ये नदी कहाँ पर जाकर गिरती है और कहाँ पर है ये, वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है अमरकंटक, ठीक है। यहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशाओं में निकलती है, वो मैंने आपको अभी बताया। जैसे कि नर्मदा की स्टूडेंट बात करें, नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है और ये कहाँ पर आकर गिर जाती है, अरब सागर में। सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट सोन नदी की। सोन नदी भी स्टूडेंट कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। और ये स्टूडेंट अभी मैं आगे जानकारी दूंगी, जो सोन नदी है ये दक्षिण से उत्तर में जाकर गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है, मतलब गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ से सोन नदी से क्वेश्चन बनता है कि ऐसी नदी का नाम बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो मतलब प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होके गंगा में जाकर मिल जाती है। तो आप क्या लगाएंगे, सोन नदी। सोन नदी स्टूडेंट ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत की नदी है और ये दक्षिण से होते हुए उत्तर में जाकर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अब स्टूडेंट थर्ड नदी की बात करते हैं जो कि महानदी है, ये भी अमरकंटक से निकलती है और ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है, ये मिल जाती है स्टूडेंट, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात हो गई 3 नदी की, नर्मदा, सोन और स्टूडेंट महानदी। ये कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से ये तीनों नदी निकलती हैं। ये आप चीज ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं सोन नदी की। अब ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि एकमात्र ये ऐसी नदी है, देखो ये रहा, दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में मिल जाती है। क्या स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जो दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में, कहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ से गंगा, उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए जाती है ना गंगा, तो यहाँ से जाकर स्टूडेंट ये सोन नदी गंगा में मिल जाती है।
तो एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में मिल जाती है। ये चीज आप सोन नदी के बारे में ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं नर्मदा नदी की। किसकी बात करते हैं? नर्मदा नदी की। स्टूडेंट ये भी आप सभी को पता है, अभी बताया, ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से निकलती है। ये आप ध्यान में रखेंगे, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, नर्मदा नदी निकलती तो अमरकंटक से है, और कहाँ जाकर गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और स्टूडेंट दो और जानकारी देती हूँ इनके बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई नर्मदा प्लस तापी तापी ये दोनों स्टूडेंट ऐसी नदियां हैं, ये कहाँ पर गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी दो नदियों का नाम बताइए जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो आप किसका नाम लेंगे? आप आंसर लगा के आएंगे नर्मदा और ताप्ती। स्टूडेंट नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, और कहां पर जाकर गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और स्टूडेंट नर्मदा और तापी रिफ्ट घाटी द्रोणी से होकर बहती है। ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदियां बहती हैं, तो आप लगाएंगे नर्मदा और तापी। अब स्टूडेंट सतपुड़ा पहाड़ी की बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? ऐसे पूछ लिया जाता है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी है या कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है स्टूडेंट? सतपुड़ा पहाड़ी। या सतपुड़ा पहाड़ी किन किन के बीच में है? ऐसे पूछ लिया जाए जो सतपुड़ा पहाड़ी है वह कौन सी दो नदियों के बीच में है? तो आप क्या लगाएंगे? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है सतपुड़ा पहाड़ी। अब स्टूडेंट धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी कहाँ पर है स्टूडेंट? नर्मदा नदी पर है। एमपी के जबलपुर में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? आप ध्यान में रखेंगे धुआंधार जलप्रपात, जिसे कि हम कपिल धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई नर्मदा ताप्ती सोन नदी की। अब स्टूडेंट बात करते हैं महानदी की। किसकी स्टूडेंट? बात करते हैं महानदी की। अब ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जो महानदी है ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी निकलती है स्टूडेंट अमरकंटक से। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से ही महानदी निकलती है, और कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी है स्टूडेंट पूर्व में। अब स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है और स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना है। कैसे बना है? कि भाई भारत का सबसे लंबा बांध, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत का सबसे लंबा बांध बताइए कि कौन सी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे, बात हो रही है लंबे की, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे हीराकुंड। क्या स्टूडेंट? हीराकुंड। और हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? ये है महानदी पर। और महानदी कौन से राज्य में है? ये आप याद रखेंगे उड़ीसा। अब तीन चीजें हो गई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई भारत का सबसे लंबा बांध बताइए, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या लगा कर आएंगे? आप लगा कर आएंगे स्टूडेंट महानदी पर। महानदी कहाँ पर है? महानदी है यहाँ पर। और जो हीराकुंड बांध है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आप लगाएंगे उड़ीसा, यहाँ पर है उड़ीसा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट एक नोट जो कि काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई डेल्टा जो एक्सचुरी है वो कौन सी नदियां बनाती है, ये मैं आपको जानकारी दे दूं स्टूडेंट, मतलब नर्मदा और ताप्ती, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये एक्सचुरी बनाती हैं। जो नर्मदा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्सचुरी बनाने वाली नदियां बताइए, नर्मदा ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है, ऐसे करके पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट दो नदियां ऐसी हैं जो एक्सचुरी बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। बाकी सारी नदियां स्टूडेंट जितनी भी बची हैं वो सारी क्या बनाती है? वो बनाती है स्टूडेंट डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा।
ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट रिवर पर, जो कि है गोदावरी। गोदावरी की बात करते हैं स्टूडेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई दक्षिण भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे क्या लंबी नदी कौन सी है, तो आप लगाएंगे गोदावरी। स्टूडेंट जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी कहाँ से है? गोदावरी नदी स्टूडेंट महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की, ये कहाँ से होकर निकलती है, तो आप क्या लगाएंगे? भाई नासिक महाराष्ट्र से होकर ये निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, तो आप लगाएंगे बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे स्टूडेंट गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे क्या है? सबसे लंबी नदी है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दक्षिण भारत ना दिया हुआ हो, अगर आपसे प्रायद्वीपीय भारत की पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन को घुमा फिरा देते हैं स्टूडेंट एग्जाम में, तो वहीं पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हमें लगेगा यार हमने तो दक्षिण भारत की पढ़ी थी और वहां पर दे दिया आपको प्रायद्वीपीय भारत, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो जो दोनों चीजों को ध्यान रखना, कैसे भी आ जाए तो आंसर आप गोदावरी ही लगा के आना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी आप क्या लगाएंगे? गोदावरी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र नासिक से निकलते हुए कहां पर जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। अब स्टूडेंट यहां से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताती हूँ। गोदावरी नदी को ही स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी ऐसी नदी है, या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट गोदावरी नदी को, दक्षिण भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध 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 गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो स्टूडेंट ये भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। ये चीजें सारी स्टूडेंट एग्जाम में स्टेट लेवल पीसीएस में पूछी गई है, तो इनको आपको क्या करना है? इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर स्टूडेंट आपको एक बार वीडियो को देख के चीजें याद नहीं हो रही, तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे ना, तो आपको सारी चीजें आराम से माइंड में बैठ जाएंगे और कभी भी आपका नदियों का जो टॉपिक है वो गलत नहीं होगा, आप राइट ही लगा के आएंगे। क्योंकि हमने सारी चीजों को स्टूडेंट कैसे किया है? हमने सारी चीजों को किया है अपना मैप से। अब आपको पता चल गया भाई यहाँ पर है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ से 3 नदियां निकलती है, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है। इनके बारे में डिटेल में जितनी जानकारी थी मैंने वो दे दी। गोदावरी की बात करी हमने, भाई गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलते हुए कहाँ गिरती है? भाई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसे ही बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछ ली जाए तो वो भी किसको कहा जाता है? ये भी गोदावरी को कहा जाता है। ये चीज आप सारी ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट मूव करते हैं कृष्णा नदी पर। स्टूडेंट कृष्णा नदी से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भाई नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आप क्या लगाएंगे? आप स्टूडेंट लगाएंगे कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहाँ पर है? गोदावरी के नीचे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट नदी की, जो कि है कावेरी नदी। स्टूडेंट कावेरी नदी के जल विवाद से क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो कावेरी नदी है इनका जो जल विवाद है ये किस किस राज्य के बीच में है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट जो कावेरी जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये विवाद को ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कावेरी नदी जल विवाद पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। अब स्टूडेंट यूपीएससी में नदियों से 2-3 क्वेश्चन बने हैं, तो आज यूपीएससी में जैसे नदियों से क्वेश्चन बने हैं वो 3 आपको सोल्व कराऊंगी, और जो मैं कल की कक्षा लूंगी नदियों से जितने भी स्टेट लेवल पीसीएस में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी जहां पर भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने हैं नदियों से, वो कल की क्लास में सारे आपको सोल्व कराऊंगी। क्योंकि स्टूडेंट थ्योरी तो हमने कर लिया बहुत अच्छे से, अब मेरा तरीका यही है स्टूडेंट, पहले हम किसी भी टॉपिक की थ्योरी को करते हैं अच्छे से, फिर हम क्या पीवाई की क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और जितने
जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो कल की क्लास में नदियों के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो सब सॉल्व करेंगे। यूपीएससी में स्टूडेंट नदियों से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन बना था स्टूडेंट, वे कौन सी 3 नदियां हैं जो हिमालय को क्रॉस करके, मतलब कि हिमालय को पार करके भारत में आती हैं। तो स्टूडेंट ये 3 नदियां हैं। जब मैंने आपको पिछली क्लास नदियों का टॉपिक कराया था तो उसमें बताया था, मतलब जब मैंने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कराया था तो तब मैंने ये चीज आपको बताई थी। तो इसका आंसर वैसे आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए वे कौन सी 3 नदियां हैं जो हिमालय को क्रॉस करके भारत में आती हैं या भारत में प्रवेश करती हैं, ऐसे आ जाए तो 3 याद रखेंगे। सिंधु, कौन सी स्टूडेंट? सिंधु, सेकंड है सतलज और थर्ड है स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां आप ध्यान में रखेंगे। ये तीनों नदियां स्टूडेंट ऐसी हैं जो कि हिमालय को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट यूपीएससी में कैसे बना था? भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी बताइए। तो स्टूडेंट भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो प्रसिद्ध नदी है वो है दामोदर। क्या है स्टूडेंट? वो नदी है दामोदर, जिसे कि बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बना है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का शोक मतलब कि बंगाल का दुख, शोक का मतलब दुख होता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? दामोदर। अगर आपसे बिहार का शोक पूछ लिया जाए तो आप क्या लगा कर आएंगे? आप लगा कर आएंगे कोसी नदी को। कोसी नदी को स्टूडेंट बिहार का शोक कहा जाता है और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट यूपीएससी में कैसे पूछा गया था? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप ध्यान में रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध है स्टूडेंट, ये है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा स्टूडेंट? भाखड़ा नांगल बांध। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब जो ये सबसे ऊंचा बांध है, हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये भाखड़ा नांगल बांध है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता भाई ये कौन सी नदी पर है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है, तो आप ध्यान में रखेंगे भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। अब ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। तो स्टूडेंट ये थी आज की ज्योग्राफी की नदियों की क्लास। आज हमारा नदियों का टॉपिक खत्म हो चुका है। मैंने आपको हिमालयी भारत की नदियां वो अच्छे से करवाया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वो हमने एक एक करके विद मैप अच्छे से समझा। आज की क्लास में दोस्तों मैंने प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं वो आपको विद मैप अच्छे से समझा दी। तो इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट? एक बार वीडियो को देखना है, समझने का प्रयास करना है। और स्टूडेंट मैंने आपसे बोला था आपको क्या करना है, आपको एटलस या तो ऐसा मैप खरीद ले, कट एंड ड्रॉ का आता है ना, इसमें आप लिखने का अभ्यास करें। इसमें जैसे भारत का मैप दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कि भाई जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये कहाँ से निकलती है, ऐसे लगा ले छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, अमरकंटक से निकलती है, सोन निकलती है, गंगा में जाकर मिल जाती है और नर्मदा ताप्ती, ऐसे करके। या तो आप ऐसे मैप खरीद ले एक ही बार में, ये कट एंड ड्रॉ के मैप आते हैं, ठीक है, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और नहीं तो आप स्टूडेंट मार्केट से जाके शायद 2 रुपये का एक मैप आता है, अभी तो मैंने तो नहीं खरीदे काफ़ी टाइम से, मेरे पास यही बुक है तो मैं इसी पे अभ्यास कर लेती हूँ। तो आप क्या करना, आप मार्केट से जाके वैसे मैप ले आना। उसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो ज्योग्राफी होती है ना स्टूडेंट, ये काफ़ी टेक्निकल विषय है, तो इसको आप अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब आप मैप पे चीज़ों को मतलब ड्रॉ करके, जैसे कि अभी नदियों का टॉपिक है तो अगर आप इसे मैप से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो लॉन्ग टर्म तक चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी। फिर आपको कभी भी नदियों का अलग से टॉपिक पढ़ने का ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिवीजन करेंगे ना, अपने जो आपने मैप में ड्रॉ किया है अपने हाथ से देखेंगे ना कि अच्छा ये तो मैम ने ऐसे ऐसे बताया था कि भाई छत्तीसगढ़ में अमरकंटक है, यहाँ से 3 नदियों का मतलब उद्गम होता है, नर्मदा का जैसे कि नर्मदा और अपना महानदी और सोन। तो आप ऐसे करके मैप में खुद भरेंगे ना स्टूडेंट, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज हो गई है अपने नदियों की क्लास पूरे अच्छे से खत्म। कल इसके क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे जितने भी, जैसे अभी मैंने यूपीएससी में बताए थे कि भाई नदियों से यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आगे हम कल की क्लास में क्या करेंगे, स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट, चाहे एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस
प्रदेश और बिहार में नदियों से कैसे क्वेश्चन बने हैं उसको सॉल्व करेंगे। और फिर स्टूडेंट हम नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे जो कि काफ़ी जहाँ से स्टेट लेवल में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पहले उन टॉपिक को कवर करेंगे, फिर धीरे-धीरे जितने बाकी टॉपिक बचेंगे उनको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ज्योग्राफी की क्लास से कितना हेल्प हो रहा है और क्या ये क्लास मतलब जैसे भी है नेगेटिव, पॉजिटिव इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या इसमें हम कुछ और नए इनोवेशन कर सकते हैं, तो जैसे आप बताएँगे वैसे कर लेंगे। और कितना बेनिफिट हो रहा है वो भी बताना, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर भी करना, तभी मुझे स्टूडेंट पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट कितने मेरी लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं और उनको कितना लाभ हो रहा है। अंत में दोस्तों यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिक्वेस्ट यही है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कक्षा से बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो रही है। कम से कम 1,500-2 हज़ार बच्चे तो क्लास को देख ही रहे, इसका मतलब यही होता है कि आपको कक्षा पसंद आ रही है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है और आपकी एग्ज़ाम में मदद हो रही है, तो आपको ये वीडियो अपने पास नहीं रखनी है। प्लीज़ मेरी ये एजुकेशन की वीडियो को फैलाने में गाँव-गाँव तक मेरी मदद करें। जिन बच्चों के पास सोर्स नहीं है, जिनके फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं है, वो दिल्ली में आके कोचिंग नहीं ले सकते, लेकिन उनके पास फ़ोन है एक। अगर वो मैं यही कहूँगी स्टूडेंट आप हिम्मत ना हारें, आप अपने फ़ोन में नेट जैसे भी करें, ट्यूशन पढ़ाएँ बच्चों को, कुछ भी करें, आप अपने मोबाइल में नेट रिचार्ज करें और आप वीडियो के माध्यम से भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो आपका सपना है एसडीएम, डीएसपी बनने का या फिर कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का आपका सपना है, उसको आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी अपनी जो परिस्थितियाँ हैं ना, उनको एकदम कमज़ोरी नहीं बनाना है, उनको आपको स्ट्रेंथ बनाना है और उनको देख के आगे बढ़ना है कि भई अभी हमारे ऐसे हालात हैं ना, हमें ही बदलने हैं ये। और आप वो कैसे बदलेंगे? आपको स्टूडेंट दिन-रात मेहनत करनी है, जो आपका ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आपको, मैं ये कह रही हूँ आपके पास जितना भी टाइम मिलता है ना आपको पढ़ाई का, आप सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करें। और जब आप एक बार वो सक्सेस अचीव कर लेंगे ना, सच में स्टूडेंट पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी आपकी भी और आपकी फैमिली की भी। लेकिन उससे पहले आपको दिन-रात लग के मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। और किस्मत जैसी ऐसी, मतलब मैं भी 1-2 मतलब 100% में से 2% बिलीव करती हूँ किस्मत पे। बाकी स्टूडेंट मुझे विश्वास है मेहनत पे। अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो ऊपर वाला स्टूडेंट आपको, भगवान आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। कहते हैं ना अगर आप मेहनत करते हैं ना तो किस्मत भी बदल जाती है। तो वो किस्मत कैसे बदलेगी, वो मेहनत से ही बदलेगी और किस्मत को भी स्टूडेंट झुकना ही पड़ता है मेहनत के आगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।